वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क के अंदर जो बढ़ने वाले कोरोना के केसेस हैं और जो तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, और इसी हवाले से जो हुकूमत अब सोच रही है कि पाबंदियां जो हैं उनको बढ़ाया जाए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के सरबरा असद उमर साहब ने जो आज मीडिया ब्रीफिंग की, उसके अंदर उन्होंने मुसलसल जो कोरोना के अंदर केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है और इसके नतीजे के अंदर जो एक तशवीशनाक सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा हो रही है, तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि अब मज़ीद पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी। असद उमर साहब के बकौल मुल्क भर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो इस वक्त मरीज़ हैं उनकी तादाद 4,500 से भी बढ़ गई है। जो पहली वेव थी, यानी कि जो पहली लहर थी जून 2020 के अंदर, उस वक्त ये तादाद जो थी ये 3,500 के लगभग थी। इस दफ़े 30% ज़्यादा यानी कि जो मरीज़ हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल जो है वो 80% से भी बढ़ गया है, और जो मुल्क के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई है इस वक्त उसके ऊपर काफ़ी दबाव है। असद उमर साहब ने खबरदार किया कि अगर जो वबा है उसके फैलाव को रोका नहीं गया तो फिर हुकूमत के पास बड़े शहर बंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। आज NCOC के इजलास के अंदर भी मज़ीद पाबंदियाँ लगाने के हवाले से कुछ फैसले किए गए हैं, जिनको 2 रोज़ के बाद जुमे के दिन सूबों के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि अब जो है चंद सख्त फैसले जो हैं वो लगता है हुकूमत को कि करने पड़ेंगे। अगर एदादो शुमार पर नज़र दौड़ाई जाए तो सूरत हाल काफ़ी हद तक संगीन नज़र आ रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के अंदर कोरोना की जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो 11% से बढ़ चुका है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये शरह जो है ये 22% तक पहुँच गई है, और मर्दान के अंदर सिर्फ बात की जाए तो वहाँ 41% है। पंजाब के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं उनकी मुस्बत आने की जो शरह है वो 20 से ज़्यादा है। इस तरह चंद रोज़ कबल तक जो सिंध था, जहां सूरत हाल जो थी वो लग रहा था कि बहुत बेहतर है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से, वहां से भी अब कुछ ख़ास अच्छी खबरें नहीं आ रही। अगर कराची की बात की जाए तो वहाँ 6% तक जो शरह थी वो अब बढ़ के 14 तक पहुँच चुकी है। ये जो सूरत हाल है और कितनी तशवीशनाक हो सकती है, और अब किस किस्म के इक़दाम जो है वो NCOC को या सूबाई हुकूमतों को इस हवाले से करने पड़ेंगे। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन साहिबा, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं बराए सेहत, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, CEO हैं इंडस हॉस्पिटल कराची, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद जावेद साहब, साबिक वाइस चांसलर खैबर यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो ऑल थ्री ऑफ यू। डॉक्टर नौशीन, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताइएगा कि आज जो असद उमर साहब ने बात की है, सूरत हाल कितनी अब आपको तशवीशनाक लग रही है, और जो जिन पाबंदियों का वो जिक्र कर रहे थे कि मज़ीद बढ़ानी पड़ेंगी, क्या हम बात कर रहे हैं कि वो पाबंदियां कुछ उस किस्म की होंगी जिस तरह के हमने पहली लहर से के दौरान देखी थी, जब शहर क्या मुल्क पूरा बंद था और किसी किस्म की भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की इजाज़त नहीं थी? ऑप्शन जो है वो तो कभी भी टोटल लॉकडाउन और माशी सरगर्मियों को रोकने की नहीं है। इस वक्त मेन फोकस तो हमारा जो एनफोर्समेंट ऑफ SOPs है, पहले तो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि उनको जितना स्ट्रिक्ट किया जा सके, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को जितना स्ट्रेंथन किया जा सके वो किया जाए। मगर जो हम पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड्स देख रहे हैं वो बहुत खतरनाक हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो जो पहली वेव थी उससे हम कहीं ज्यादा जो है वो नंबर्स को क्रॉस कर चुके हुए हैं। पहली वेव में जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स होते थे वो तकरीबन 3400 हम मैक्सिमम पे पहुंचे थे, और आज इस वेव में हम 4500 को टच कर चुके हुए हैं। तो ये सिचुएशन तो अगर इम्प्रूवमेंट इसमें ना हुई, जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा है कि अब बहुत थोड़े दिनों का मार्जिन हमारे पास रह गया, और अगर यही ट्रेंड हमें नजर आता रहा तो मैं समझती हूँ कि फिर स्ट्रिक्टर मेजर्स, और जिस तरह से उन्होंने एक इंडिकेशन दी है कि बड़े शहरों को, डॉक्टर नौशीन ये आप माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये कितने दिनों से हम सुन रहे हैं कि SOPs की इन्फोर्समेंट वो तो नहीं हो रही डॉक्टर साहिबा।
ये तो अब साफ जाहिर है महीना हो गया है हुकूमत की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है, कभी कहा जाता है लोग एहतियात नहीं कर रहे, कभी कहा जाता है कि हम फाइन्स बढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो इतला थोड़ी अरसे के लिए आती है, मगर हमें सड़कों के ऊपर किसी भी शहर में लोगों के रवैये के अंदर, बिहेवियर के अंदर कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही। जी, ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि देखिए हुकूमत अकेली तो सब कुछ नहीं कर सकती है। जब तक आवाम कोऑपरेट नहीं करेगी ये सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती है। लोकल इंतजामिया हर जगह पे मुतहर्रिक है, छापे भी पड़ रहे हैं, जगह सील भी हो रही हैं, शॉप्स भी सील हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स भी सील हो रहे हैं, फाइन भी हो रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट अब एक ही ऑप्शन पे रह जाती है कि लॉकडाउन का दायरा कार वसी किया जाए, क्योंकि लोग तो किसी सूरत जो है वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। तो एसओपीज की इन्फोर्समेंट तो डॉक्टर साहब फिर आर वी लुकिंग एट द काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, क्या अब हम देख रहे हैं कि हम फिर उस किस्म की पाबंदियों की तरफ जाएंगे जो पहली लहर के दौरान इम्पोज की गई थी? जी देखिए, इस वक्त जितना हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर बर्डन आ चुका हुआ है कि हम ऑलमोस्ट सेचुरेशन पे पहुंच चुके हुए हैं, तो ये तो दिस इज द टाइम टू डिसाइड। और मैं समझती हूँ कि ये एक आध दिन में अगर हमें कोई इसके अंदर इम्प्रूवमेंट नजर ना आई या कोई स्टेबिलिटी नजर ना आई, तो फिर डेफिनेटली दैट विल बी द ओनली सोल्यूशन कि स्ट्रिक्टर और वाइडर लॉकडाउन से, और स्पेशली वो सिटीज जहाँ पर पॉजिटिविटी रेशियो जैसे आप अब बता रही थी कि 30% से ऊपर जा रहा है, 25% से ऊपर जा रहा है, उन सिटीज में तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी सिवाय इसके कि उनको हम क्लोज डाउन करें। और इसकी इंडिकेशन आज जी डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, सर थोड़ा सा अगर बात कर लें कराची और सिंध के हवाले से, अभी तक यही इतला थी कि वहाँ सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से बहुत बेहतर है, और उसकी एक वजह यही बताई जा रही थी कि यूके वेरिएंट जो है वो ज़्यादा फैल चुका है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, और सिंध उससे बचा हुआ है। ये सर मगर अब जो नंबर तेज़ी से ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये भी यूके वेरिएंट है जो फैल रहा है सिंध कराची में, या ये वैसे ही क्योंकि एहतियात नहीं लोग कर रहे, रमज़ान का महीना है इसलिए ये सूरत हाल है? ये बेसिकली जो है ना वो वही वेरिएंट है। और मैंने जब पंजाब और KPK में और AJK में बढ़ रहा था ये, उसी वक्त हमने कहा था कि इसने कराची आ जाना है, आज नहीं कल नहीं परसों। इसीलिए उस वक्त भी शायद हमने डिमांड किया था कि इंटर प्रोविंशियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाए, ताकि एटलीस्ट एक बड़ा सूबा दो बलूचिस्तान इससे बच के इससे कंट्रोल रह सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो है ना, देखिए हम लोग फैसले जो है ना स्ट्रिक्टर मेजर्स जब बहुत बात सर से गुजर जाती है उस वक्त करते हैं। हमको पहले से प्रीएम्बली कर लेना चाहिए। और जो मेरे ख्याल में जो हमने कोई कंट्रोल एयरपोर्ट्स के अंदर भी कुछ कमजोर रखे, जो उसकी वजह से इनके वेरिएंट यहाँ पर आया था। जी डॉक्टर अरशद जावेद साहब, सर ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो नंबर्स हैं कई जगहों पे तो वो पंजाब से भी ज़्यादा संजीदा लग रहे हैं, तो सर ये क्या कुछ बिल्कुल SOPs फॉलो नहीं हो रहे, या कोई रमज़ान के अंदर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो गई है क्योंकि लोग एहतियात नहीं बरतते, वही शाम को इफ्तार के वक्त सब निकल जाते हैं, फिर शाम को तरावी होती है इकट्ठी, उसकी वजह से भी सूरत हाल जो है वो ख़राब हो रही है? खैबर पख्तूनख्वा में देयर इज़ नो डाउट के हालात काफ़ी तशवीशनाक हैं। सारे मुल्क में ही यही हाल है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इन पर्टिकुलर। और एक जो मेन वजह खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात ज़्यादा ख़राब होने की है, वो जो आपने ज़िक्र भी किया कि जो यूके वेरिएंट है, खैबर पख्तूनख्वा की पॉपुलेशन में यूके के से लोग काफ़ी लोग पेशावर और नौशहरा और मर्दान के इलाके में रहते हैं। और ये पिछले महीनों में जो वेडिंग सीज़न था तो इसमें बहुत से लोग आते जाते रहे। एक स्टडी भी हुई खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसमें हमने अपने स्पेसिमेंस को NIH भेजा, और उसमें हमें ये देखकर हैरानी हुई कि 50% ऑफ जो वेरिएंट जो स्पेसिमन थे पॉजिटिव केसेस वो यूके वेरिएंट के थे। तो एक वजह तो ये है कि यूके वेरिएंट जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है, वो वजह है कि KP में हालात ख़राब हैं। और बाकी जो आपने ज़िक्र किया कि SOPs पर अमल करना, क्राउड्स को में न जाना, बाज़ारों में, मस्जिदों में,
वही हालात हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि रोज़ाना हमारी तादाद बढ़ती जा रही है, अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। टोटल केसेस केपी में पहली वेव में तकरीबन 500-600 से ज़्यादा नहीं हुए थे। अभी पिछले 2 दिनों में हम 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो SOPs पर अमल ना करना और ये UK वेरिएंट, फिर ये जो पिछले महीनों में वेडिंग सीज़न रहा है उसमें भी लोगों ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी पर्सनल प्रोटेक्शन पे और सोशल डिस्टेंस पे। तो मुझे तो हालात काफ़ी तशवीशनाक नज़र आ रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो हमारे पास तो इसके अलावा कोई और वे फॉरवर्ड है ही नहीं कि हम मैस वैक्सीनेशन करें और हम उस हर्ड इम्यूनिटी तक पहुँचें, तभी हम इस एपिडेमिक को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मेहमानों से और हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल संगीन होती चली जा रही है। जी डॉक्टर नौशीन, बहुत एक अहम बात की डॉक्टर बारी ने, उन्होंने कहा कि हम बहुत देर कर देते हैं फैसले करने के अंदर। क्या इस दफ़े भी हमने कुछ इसी तरह किया है कि हमने जो पाबंदियां लगानी थी देर से लगाई, या जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्ती होनी चाहिए थी उसमें भी हमने ताख़ीर कर दी? और डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रा इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि पिछली दफ़े भी ईद, जो रमज़ान के बाद ईद की शॉपिंग या रमज़ान के आखिरी दिनों में शुरू हुई थी, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वेव, जो सूरत हाल बहुत ख़राब हुई थी। तो इस दफ़े क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं इस हवाले से कि इतनी ख़राब सूरत हाल के अंदर जब लोग बाज़ारों में निकलेंगे शॉपिंग करने तो कैसे हम मैनेज कर पाएंगे? जी देखें, लोग अभी भी बाज़ारों में निकले हुए थे, जिसकी वजह से ही अभी रिसेंटली जो 23 मार्च था इसकी जो सेल्स थी, मैं कहती हूँ बाज़ारों में बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं थी। वेडिंग सीज़न था, ये सारी चीज़ों ने मिलजुल के आज हमें इस नौबत के ऊपर पहुंचाया और लोग अभी भी जो है वो इसको सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। तो डेफिनेटली ये हम सबको अंदाज़ा है कि आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा बाज़ारों में रश होता है और लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ये जो स्ट्रिक्टर मेजर्स के तरफ इशारा किया जा रहा है वो डेफिनेटली इसी के साथ ही रिलेटेड होगा कि हमने पब्लिक गैदरिंग्स को और लोगों के इकट्ठे होने को और रश वाली जगहों को जो है उनको रोकना है, बिकॉज ये वाहिद जरिया है जिसके जरिए हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हुकूमत इस किस्म के कोई लेगी इक़दामात कि एटलीस्ट जो बड़े शहर हैं जहाँ पर ज़्यादा हम लोग ये देखते हैं क्राउडिंग और रश देखते हैं, वहाँ पर कुछ इसी किस्म के स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि लोगों को बाउंड किया जाएगा। कि अभी भी मैं समझती हूँ कि हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलें और ज़रूरत के लिए भी सिर्फ वो शख्स, कोई एक शख्स निकले और वो अपने ज़रूरी काम करके वापस आ जाए, या जिन्होंने अपने जॉब्स पे जाना है, कामों पे जाना है। ऑफिस में ऑलरेडी 50% से भी कम अटेंडेंस कर दी गई है, मगर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने तो तमाम डायरेक्शंस, तमाम SOPs इशू कर दिए हैं, मगर उस पर अमल करने को कौम तैयार नहीं है। जितनी भी आप इनके साथ स्ट्रिक्टनेस कर लें, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं इस वक्त लोग। डॉक्टर साहिबा, तो इसी हवाले से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी तो एक बहुत आराम से, या हम कह सकते हैं कि सुस्त तरीके से आगे बढ़ी है, आप क्या उसको भी तेज नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए शुरू में मैं आपके साथ बिल्कुल इस बात पे एग्री करती हूँ कि शुरू में ये वाकई इस प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो था और इसके अंदर जिन लोगों को स्केड्यूल्ड भी थे और जो लोग जिनका नंबर आ भी जाता था वो लोग भी सेंटर्स पे नहीं आ रहे थे लगवाने के लिए, क्योंकि एक हेजिटेंसी थी, लोग घबरा रहे थे। पहली दफ़ा ये वैक्सीन आई थी, मगर अब जो है ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता जो है ये तेज़ी पकड़ है। आज के दिन के लिए जैसे मुझे जो फिगर्स है मेरे पास कि 1 लाख लोग स्केड्यूल्ड थे आज के दिन में वैक्सीन लगाने के लिए, तो इसको मजीद ऊपर 1.5 से 2 लाख तक लेकर जाने का इरादा है इंशाल्लाह ताला। और वैक्सीन हमारी बिल्कुल पाइपलाइन में है, ये इन 2-3 दिनों के अंदर 2 मिलियन वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी
और इसके बाद मजीद वैक्सीन भी पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह ताला ये जैसे जैसे आती जाएंगी, जैसे आज आपने देखा है कि 50 to 59 ईयर्स का एज ग्रुप खोल दिया गया है, तो ईद के बाद बाकी एज ग्रुप्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन खोल के तो इसको स्पीड अप किया जाएगा। इस वक्त तमाम डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर और असद उमर साहब ये कहते हैं कि साल के आखिर तक हमने 70 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना है, तो लाख की वैक्सीन अगर हम दिन की भी लगा रहे हैं तो ये कम नहीं है अभी भी नंबर? नहीं जी, ये ग्रेजुअली पिकअप कर रहा है। शुरू में तो वो दिन भी थे जब 1000-2000 वैक्सीन पर डे हो रही थी, क्योंकि लोग सामने नहीं आ रहे थे। अभी भी अगर आप देखें तो हमारी रजिस्ट्रेशन की जो, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन लोग करवाएंगे तो इनकी वैक्सीन स्केड्यूल होगी, तो लोग अभी भी जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने में भी हेजिटेंसी है। 20, 22, 23 लाख लोगों ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर कराया है, तो इसके लिए भी लोगों को भी आए। वैक्सीन मौजूद हैं, हुकूमत मंगवा भी रही है, पहुंच भी गई है, मगर लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इसके लिए इंशाल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन जो है वो भी लॉन्च होने जा रही है, ताकि वैक्सीन की अफादियत के बारे में बताया जाए और लोगों को मोटिवेट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीन लगवाने आए। इस वक्त हुकूमत की तरफ से तैयारियां मुकम्मल हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स भी आपने देखे हैं, उनके बारे में सुना भी होगा कि वो बेहतरीन वहाँ पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, मगर लोग जो हैं वो रजिस्टर कराने को तैयार नहीं है। और फिर वैक्सीनेशन के लिए जो है अभी भी हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो मेंटली तैयार नहीं है अपने आप को वैक्सीन लगवाने को। बिल्कुल सही जी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल है। जी डॉक्टर बारी, आप डॉक्टर नौशीन हामिद का ने अभी बात की थी वैक्सीनेशन कैंपेन के हवाले से, क्या आपके ख्याल में भी नंबर्स जो हैं अब जो बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसके अंदर हमें कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि हम इस वबा का जो जोर है उसको तोड़ सकें? जो वैक्सीनेशन के नंबर्स को बढ़ाने होंगे उसमें मेरे ख्याल में स्टेट हुकूमत अकेले नहीं कर सकेगी, उसको प्राइवेट सेक्टर को और नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, हमको 100 मिलियन को करना है ताकि हम वो कर सकें। और ये जो आप बात कर रहे थे कि इसको स्प्रेड करने के लिए, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आज फैसले कर लिए थे जो सब फैसले करने हैं, आज सिर्फ डराने की ज़रूरत नहीं थी कि हम करेंगे, आज कर देने चाहिए थे। जुम्मे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? 90% से ज़्यादा आपकी जो है ना ऑक्यूपेंसी है हॉस्पिटल्स की, अब उससे ज़्यादा कि अब 100% होता अनाउंस करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आज ही कर देना चाहिए था। और ये जो है ना पिछला जो रमज़ान था जिसके बाद आपने जैसे कहा था कि फर्स्ट वेव आई क्या पीक आया था, ये जो वायरस है ये 70% ज़्यादा स्प्रेड इसकी जो है ना फैलता है, तेज़ी से फैलता है। तो आप समझें कि जो उस वक्त जो हुए तो उससे 70% ज़्यादा फैलेगा अगर हमने एहतियात में अपने अगर इफेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, और लोगों ने भी आपको हर एक को अपना हिस्सा डालना होगा, इसकी जो है ना SOPs पे अमल करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी रेट को कायम करना होगा, सख्ती करनी होगी, इसके बगैर नहीं होगा। जी डॉक्टर अरशद सर, यही जो बात डॉक्टर बारी ने की, हम साल हो गया तकरीबन इस पे गुफ्तगू करते रह रहे हैं कि ये SOPs पे अमल क्यों नहीं हम करवा पा रहे। अब कहा जाता है कि जो पहली लहर थी उसके बाद जब नंबर्स बहुत बढ़े जून में, तो फिर लोगों ने एहतियात बरतनी तब शुरू की थी, और ये एक वजह थी कि तब नंबर्स में हमने कमी देखी। तो सर इस दफ़े भी नंबर्स इतने बढ़ चुके हैं मगर लोग जो हैं वो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, या क्या हुकूमत की तरफ से जो पैगाम पहुंचाया जा रहा है, जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, क्या उनके अंदर कोई कमज़ोरी है, या लोग बिल्कुल क्या वजह है सर कि लोग इतने हाई नंबर्स की बावजूद, इतनी जो अमवात का नंबर बढ़ गया है उसके बावजूद एहतियात करने को तैयार ही नहीं है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। दरअसल पहली वेव में हमने देखा था कि देयर वाज अ टोटल लॉकडाउन बाय द गवर्नमेंट, और लोगों में भी खौफ था और लोगों ने भी काफ़ी हद तक SOPs पर अमल किया। सड़कें वीरान थी, जगह बंद थी, हर जगह कहीं भी क्राउड नहीं देखने में आया करता था,
और उस वही वजह थी कि हमने देखा कि 2-3 महीने में हम उस वेव और वो जो वेव थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई। अब जो मैं देखता हूँ वो सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने सिर्फ लॉकडाउन का ही नहीं सोचना, उन्होंने मईशत का भी सोचना है। हर एक चीज़ को बंद भी नहीं किया जा सकता और परमानेंट बुनियादों पे नहीं बंद किया जा सकता। तो ऑब्वियसली आई फील सॉरी फॉर देम, दे आर नॉट इन वेरी एनवियस सिचुएशन। हाउएवर जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में एक तो जनरल एपथी है लोगों में, फिर फैटीग का भी है, बस कोविड 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 और SOPs और SOPs, लोग थक भी चुके हैं और लोग अमल करने पे तैयार नहीं नज़र आते। और कोई बावजूद इसके कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक में कोई खौफ व हरास भी देखने में नहीं आ रहा। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। तो बस हमारे पास तो जहाँ तक हुकूमत की तरफ से जो एडवोकेसी है या पैगामात हैं वो तो बहुत मौसर हैं। हुकूमत की जो एडवोकेसी कैंपेन, उसमें तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन आई फील कि दे हैव टू डू मोर एज फार एज दिस इज़ कंसर्न। दे हैव टू इन्वॉल्व, सिवाय एक्सेप्ट फॉर रेडियो टेलीविज़न के, इन्होंने कम्युनिटी के अंदर जाके लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। कम्युनिटी लीडर्स को ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो इमाम हैं मस्जिदों के, इन तक जाकर इन्होंने ये कैंपेन करनी होगी, तब शायद हमारे जो कॉमन मैन हैं उस तक ये पैगाम पहुंच सके। लेकिन जो वे फॉरवर्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑब्वियसली एक बड़ी वजह मेरे ख्याल में तो ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की थ्रू आउट द कंट्री ओपनिंग भी थी इस साल के शुरू में, और हमने देखा कि एक माह बाद फिर ये वेव शुरू हुई, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये बड़े वो सुपर स्प्रेडर्स जिसे कहते हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, दे मूव अराउंड, और उनसे लोगों को, और एक बड़ी वजह जो इस बार वेव है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी ओपनिंग थी। लेकिन फिर दूसरी तरफ मैं खुद ही अपने इस आर्गूमेंट को काउंटर करूंगा कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमेशा के लिए बंद भी नहीं रख सकते। तो हमने SOPs पर अमल करना होगा और हमने इस कोरोना के साथ इसको कंट्रोल करना होगा, इसके साथ रहना होगा और SOPs पे अमल करना होगा। बट द अल्टीमेट गोल जो है वो हमें मैस वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना होगा, तब भी हम इस एपिडेमिक से निकल सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर नौशीन, वेरी क्विकली जी, जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल भारत के अंदर हमें नज़र आ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कुछ लोगों के ख्याल में तो हेल्थ सिस्टम वहाँ ट्रिप कर चुका है। आपके ख्याल में क्या हम भी अगर एहतियात नहीं करेंगे तो हमारी भी यही सूरत हाल होगी कुछ दिनों में? जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हॉस्पिटल्स अपनी कैपेसिटी, अपनी सैचुरेशन पे पहुंचे हुए हैं। ऑक्सीजन जो है वो इस वक्त उसके ऊपर इतना बर्डन है, ऑलरेडी हम अपनी 91% जो प्रोडक्शन है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और इस वक्त अब फौरी तौर पे ये मेजर्स लिए जा रहे हैं कि हम इसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज की तरफ थोड़ी बहुत, ज़्यादातर तो हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रही है, मगर जो इंडस्ट्रीज की तरफ जा रही है उसको डाइवर्ट करने की बात हो रही है कि उसको हॉस्पिटल्स की तरफ डाइवर्ट किया जाए, ज़रूरत पड़े तो कोई इंपोर्ट की तरफ। तो इस वक्त हुकूमत के पास तो बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस हैं। हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी भी बढ़ानी है, जो कि हम बढ़ा रहे हैं। बेड्स की तादाद जो है वो डेली बेसिस के ऊपर ऐड किए जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स ऐड किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स ऐड किए जा रहे हैं। तो इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन, आपने हमसे गुफ्तगू की। ना पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो रेजोल्यूशन हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर करारदाद गुज़िश्ता रोज़ पेश की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में हुकूमत की तरफ से जो करारदाद पेश की गई एक कलअदम मजहबी तहज़ीब के हवाले से
उसके साथ जो मुआहदा किया था हुकूमत ने कि फ्रांसीसी जो एम्बेसडर है उसको मुल्क से निकाला जाए। करारदाद को एक प्राइवेट मेंबर ने जो जिसका ताल्लुक हुकूमती जमात से ही है उसने इसको पेश किया और इसकी तरफ से अपोजिशन की तरफ से ये एतराज़ हुआ कि कोई वफाकी वज़ीर इसको पेश करता ताकि जो एक उसकी ओनरशिप है वो हुकूमत लेती। इसके साथ साथ अपोजिशन ने इस करारदाद के मतन को यानी कि जो टेक्स्ट है उसको नाकाफ़ी भी करार दिया और इसके अंदर कहा कि मज़ीद तब्दीलियों की ज़रूरत है। हुकूमती करारदाद की जो आइनी और कानूनी हैसियत है वो क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह खाबर साहब, ये कानून है। वेलकम टू द शो सर। सर हमें बताइएगा कि इस तरह की जो करारदाद होती हैं ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि फॉरेन रिलेशंस हो उनके हवाले से एक करारदाद जो है वो आती है पार्लियामेंट के ऊपर, कई बहस के बाद पास की जाती हैं, कई जल्दी में। इनकी असर जो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत क्या होती है इस तरह के एक मूव की? आईन पाकिस्तान में हर इदारे के जो है ना वो इख्तियारात और उनकी ऑब्लिगेशंस जो है वो तय की हुई हैं। अब अगर हम देखें तो हम पार्लियामेंट का काम क्या है, कौमी असम्बली का, सेनेट का या सूबाई असम्बलियों का, उनका काम है कि कानून साजी करना, कवानीन में मुनासिब तरामीम लेके आना और जो कवानीन मौजूद हैं उसमें कुछ सुकम हैं, उसमें कुछ खराबियां हैं तो उनको ठीक करना और इसी तरह आइन में भी अगर कोई ऐसी है तो उसकी तरमीम करना। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अहम कौमी नोयत के मामला जो है उस पर डिस्कशन जो है अगर गवर्नमेंट ने कुछ फैसला करना है तो उसको अगर कॉन्फिडेंस में लेना है पूरे हाउस को तो वो मामला भी वहाँ पे डिस्कस होते हैं, लेकिन प्राइमरी ड्यूटी जो है वो कानून साजी है। जहाँ तक ये करारदाद का आप जिक्र कर रहे हैं तो मेरे तो इस पे जाती तौर पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक तो हुकूमत ने TLP के साथ जब ये मुआहदा किया तो उसमें क्या उनको ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने उनका ये जो है डिमांड तस्लीम कर ली कि फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने के लिए एक करारदाद कौमी असम्बली में पेश की जाए, तो जो उनका डोमेन नहीं है। देखिए, किसी भी मुल्क के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करना, तोड़ना, मुअत्तल करना, मुनक़ते करना, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है और फेडरल गवर्नमेंट ऐसे फैसले करती है। और ख़ास तौर पे अगर आप जब किसी भी मुल्क के सफ़ीर को आप मुल्क छोड़ने के लिए कहते हैं तो वो उसकी वजह सिर्फ एक होती है कि आप उसको नापसंदीदा शख्सियत करार देते हैं, बाकायदा नोटिफाई करते हैं, उनके फॉरेन ऑफिस को इंटीमेट करते हैं, वो फिर खालमन 48 घंटे में। तो सर क्या मैं आपकी बात से ये सही समझी हूँ कि आपके ख्याल में इस तरह की करारदाद लानी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि पार्लियामेंट को इस तरह के रेजोल्यूशंस पास ही नहीं करने चाहिए, ये फेडरल हुकूमत एग्जीक्यूटिव का फैसला है बेसिकली? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट का कोई काम नहीं है इस तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ने का। मैं तो समझता हूँ कि इससे तो हमारे पाकिस्तान में जितने भी इस्लामाबाद में दूसरे शहरों में जो हमारी एम्बेसीज दूसरे मुल्कों की हैं, हाई कमीशन हैं, कॉन्सुलेट्स बैठे हुए हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर क्या अपने मुल्कों को, अपने फॉरेन ऑफिस को रिपोर्ट कर रहे होंगे कि किस तरीके से एक नेशनल असम्बली में एक सफीर को निकालने के लिए वो भी एक जमात के साथ मुआहदे के नतीजे में एक करारदाद जो है उस पर बहस हो रही है और उसमें ज़ेर इल्तवा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है और ऐसे किसी भी। पर सर ये तो आप पॉलिटिकली बात करें ना कि एम्बैरेसिंग है, बट अगर क्या सचमुच इस तरह की कोई करारदाद पास हो जाती है पार्लियामेंट से तो क्या हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है या कोई लीगल ऑब्लिगेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने की? लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि असेंबली में करारदाद पास होना जो है ये कानून नहीं है। कानून अगर पास हो जाए उसकी तो लीगल ऑब्लिगेशन सारे इदारों पे है, लेकिन इसकी एक परसुएसिव इफेक्ट हो सकता है कि जी पार्लियामेंट ने ये कहा और उसके नतीजे में फेडरल गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कहा कि ये फैसला किया, तो उसमें सिर्फ पार्लियामेंट से एक तरह थोड़ा सा मैंडेट लेने की बात है। लेकिन अगर इसको आप देखा जाए तो ये बिल्कुल पार्लियामेंट का काम नहीं है, प्योरली एग्जीक्यूटिव का काम है और ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ इसका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।